अगर डॉक्टर गीता गोपीनाथ का हम देखें, उनका जो लेख आया है उसके अनुसार 2025 में हमारी अर्थव्यवस्था उस लेवल पे पहुंचेगी जो कोरोना से पहले, जिसको गंभीर बताया गया, तो गंभीर से अत्यंत गंभीर हो गई। अब अत्यंत गंभीर से वापस गंभीर स्थिति में लाने में आपके कार्यकाल में दोबारा से गंभीर स्थिति में आ पाएगी कि नहीं आ पाएगी, इस पे आकलन चल रहे हैं। बहरहाल अब स्थिति यह है कि जैसे गर्मी के महीने में कोई नौसिखिया मिस्त्री कोई वाटर कूलर किसी घर में लगा हो, उसकी आके मोटर खोल दे मगर उसको बांधना ना आए और सबके पसीने छूट जाए। आपको भी समझ में नहीं आ रहा कि अब क्या हो। अब मैं टैक्सेशन पॉलिसीज पे आऊंगा। दो स्रोत तो होते हैं किसी भी वित्त मंत्री के पास, राजस्व और व्यय, रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर। किससे पैसा लेंगे, किसको देंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण के अंदर राम राज्य की जब कल्पना करी थी तो एक कुछ ऐसा लिख के गए थे जो आज भी हमारे लिए गाइडिंग प्रिंसिपल का काम कर सकते हैं। प्लीज। बरसत हर्षत सब लखे, करसत लखे न कोय, तुलसी प्रजा सुभाग से, भूप भानु सो होय। मतलब कि जब कर लेना हो किसी भी राजा को तो ऐसे लेना चाहिए जैसे सूर्य नदियों से लेता है, पता ना चले। और जब देना हो अपनी प्रजा को तो ऐसे बरसे कि सृष्टि हर्षोल्लास में समा जाए। मगर आपकी नीतियां इसके विपरीत हैं। जब लेना होता है तो ऐसे लेते हैं कि जेब पे ऐसी भारी चोट पड़ती है कि विश्व कीर्तिमान बन जाते हैं। जैसे आज डीजल, पेट्रोल, कुकिंग गैस के ऊपर, रसोई गैस के सिलेंडर के ऊपर दुनिया में सबसे ज्यादा कर आप ले रहे हैं। और जब देना होता है तो ऐसा देते हैं कि जैसे आपने कोरोना में 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया कि आज तक उस पैकेज का क्या हुआ, किस घर में कितना पहुंचा, ये कोई जवाब नहीं, वो अदृश्य हो जाता है। आप बिल्कुल विपरीत दिशा में चल रहे हैं। जो 2014-15 में अर्थव्यवस्था में कॉर्पोरेट टैक्स टू जीडीपी रेशियो 3.4% थी, आज वो कलेक्शन घट के 2.3% आ गई। कॉर्पोरेट टैक्स बढ़ना चाहिए था आपके अनुसार, निवेश होना चाहिए था, मगर कॉर्पोरेट टैक्स की कलेक्शन डाउन आ गई। ऐसे ही इनकम टैक्स की कलेक्शन डाउन आ गई। और आप कहां से निकाल रहे हैं? गरीब आदमी पे, जिनकी संपत्ति बढ़ रही है उन पे कोई टैक्स नहीं। और आप कह रहे एक और गरीब आदमी पे पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पे आप टैक्स लगा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि कॉर्पोरेट टैक्स तो दुनिया में बराबर होना चाहिए, तभी हमारी कंपेटिटिवनेस बनेगी हमारी कंपनियों की। तो इनडायरेक्ट टैक्स, पेट्रोल और डीजल पे टैक्स दुनिया के बराबर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं आपसे सवाल पूछता हूं, हमारे आम आदमी की कंपेटिटिवनेस क्यों नहीं होनी चाहिए? महंगा ऐसे पेट्रोल डीजल की बात आई, आज स्थिति ये है पेट्रोल डीजल पे आज 100 रुपए में से, धर्मेंद्र जी बोल रहे हैं, आज 100 रुपए में से 63 रुपए सरकार की जेब में जाता है अगर कोई पेट्रोल भरवाने जाए। और डीजल पे जो 2014-15 में जेटली जी के पहले बजट में 3 रुपए की एक्साइज ड्यूटी थी, आज वो 31 रुपए की एक्साइज ड्यूटी हो चुकी है। आपके पहले बजट में 75,000 करोड़ की कलेक्शन थी पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस के सिलेंडर पे। आज इस बजट में वो 75,000 करोड़ से बढ़कर 3.5 लाख करोड़ की कमाई उसी जनता से आप कर रहे हैं और अच्छे दिन बता रहे हैं। तो ये मैं समझता हूं, आप उसका दर्द समझिए उस बूढ़ी माँ का जिसने दिया जलाया था कोरोना में। आज उसके घर गैस सिलेंडर खाली पड़ा है। आज वो चूल्हे पे लकड़ी से रोटी जला रही है और उसके धुएं से उसकी आंख में आंसू निकल रहे हैं। बेरोजगारी एक और फॉल आउट है, बेरोजगारी देश में एक और फॉल आउट है बेरोजगारी। देश की बेरोजगारी इतनी भयावह रूप ले चुकी है। आज हम जानते हैं एनएसएसओ के अनुसार 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी, सीएमआई के अनुसार 70 साल का बेरोजगारी का रिकॉर्ड इस साल, पिछले जो वर्ष गया इसमें टूटा है। केवल कोरोना में 12 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए। डिमोनेटाइजेशन में 50 लाख, अजीम प्रेम जी यूनिवर्सिटी का अनुसार था, उस समय 50 लाख लोग बेरोजगार हो गए। आपका 2 करोड़ रोजगार देने का वायदा था, यानी कि 7 साल में 14 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे। इसके अनुसार तो जो है ये केवल इन 2 कोरोना और डिमोनेटाइजेशन की वजह से 12.5 करोड़ रोजगार आपके कम हो गए। हर घर में एक बेरोजगार। आप कह रहे पकोड़े तलिए,
मैं मानता हूं वो भी हो सकता है, मगर अगर हर घर में ही बेरोजगार है, हर घर में अगर कढ़ाई चढ़ा के पकोड़े तलने का काम होगा तो खरीदेगा कौन? वो खरीदेगा कौन? वो पकोड़े तलेंगे, और अगर खरीदेंगे नहीं तो अगले दिन के लिए बेसन और तेल का इंतजाम कैसे करेंगे? हर घर में बेरोजगारी। किसान की बात, मैं किसान की परिस्थिति पे आना चाहता हूं। किसान, आज आप कह रहे हैं कि 4 महीने से किसान बैठा है, क्यों बैठा है? ये वही किसान है जिसने अर्थव्यवस्था को जीवित रखा कोरोना के समय भी। ये किसान है जिसको उम्मीद थी आपसे कि आप किसान की आमदनी दुगनी करके, वायदे दुगनी करने के अपने वायदे को निभाएंगे, मगर क्या हुआ? आपने इस बजट के अंदर किसान कृषि क्षेत्र का आवंटन 8.5% घटाने का काम किया जब ये आंदोलन चल रहा था। बात तो थी एमएसपी दुगनी करने की, बात तो थी इनकम दुगनी करने की, मैं 2 मिनट में अपनी बात तो थी दुगनी करने की, मगर अब क्या हुआ? जैसे एक छोटा सा बच्चा चिल्ला रहा था, मलाई दो अपनी मम्मी से, रोटी लेके कि मलाई दो। उसके दादा ने पूछा क्यों चिल्ला रहा है? बोला मलाई मांगता है। तो बोला एक काम करो, इसकी रोटी छीन लो, फिर मलाई छोड़ देगा, रोटी चिल्लाएगा, फिर रोटी चिल्ला देना। या एमएसपी की बजाय, डबल करने की बजाय अब एमएसपी छीनने की बात आ गई। और मैं एक बात कहना चाहता हूं सदन के माध्यम से, अपनी बात को कंक्लूजन की तरफ लेके जाने के लिए। ये किसान 26 तारीख को 4 महीने हो जाएंगे, 4 महीने से बैठे, 300 से ज्यादा जानों की कुर्बानियां हो गई। मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं, उपसभापति महोदय, मैं 2 मिनट में अपनी बात, 1 मिनट में अपनी बात, मैं आग्रह करना चाहता हूं कि सरकार इन किसानों की सुने, संवेदनशीलता दिखाए, सदन से कम सहानुभूति का एक वाक्य, संवेदना का एक शब्द। 300 लोगों ने जान कुर्बान, क्या कभी किसी ने ऐसा आंदोलन देखा है? इतनी जानें कुर्बान करने के बाद भी 20-20 किलोमीटर का धरना आ जाए। आप संवेदना का एक शब्द करिए, किसानों की बातों को माने, और किसानों के 300 जो जाने गई हैं उनके लिए, उन परिवारों के लिए आर्थिक पैकेज की घोषणा करें, कुछ रोजगार का उनके लिए प्रबंध करें, और इन किसानों को खुशी खुशी घर लौटने का आप रास्ता दें। मैं हाथ जोड़ के आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं, देश की सरकार, देश की सदन किसानों की ये खिल्ली ना उड़ाओ, ये किसानों की